हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री नॉलेज स्टडी पर। जैसा कि हम बीए सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि में स्थित भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। बुद्ध काल में मगध को हम एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में संगठित पाते हैं, किंतु कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास हुआ और एक प्रकार से मगध का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। तो हम मगध के बारे में जानकारी, मगध का परिचय देख लेते हैं। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बुद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिला शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में राजगिरी बनी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। देख लेते हैं मगध की भौगोलिक स्थिति क्या थी। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीक का प्रयोग, वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा तथा प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राजकौशल वत्स व अवंती को मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। मगध साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू होता है, जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं मगध राज्य के प्रमुख वंश कौन कौन रहे। पहला था हर्यक वंश। इसकी तिथि है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इनकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। प्रमुख शासक, तो हम सबसे पहले बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंबिसार का पहला शासक बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। जब बिंबिसार 15 साल का था तभी वह मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने लगा। इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। इसका अन्य नाम श्रेणिक था, जैन साहित्य में मिलता है। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। उसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी उसकी महाकोसला देवी थी, जो कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। प्रथम पत्नी का क्या नाम था? महाकोसला देवी, जो कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला। मतलब जब बिंबिसार ने महाकोसला से शादी की, विवाह किया, तो उसको दहेज में काशी मिला, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना या छलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया।
बिम्बिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत से मित्रता कर ली तथा अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। किससे मित्रता की? चंडप्रद्योत से। वह अवंती का शासक था, वह बीमार था, तो बिम्बिसार ने उसे अपना राज्य वैद्य भेजकर उसका इलाज किया, जिससे उसका मित्र हो गया। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। मतलब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अगला शासक है अजातशत्रु, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। प्रसेनजित की जिसमें प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र वत्सकार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है, इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। बाद में काशी व वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष। 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु ने अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। मतलब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। उदयन अगला शासक था उदयन। इसका शासनकाल क्या है? 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। वह जैन धर्म को मानने वाला था। यह नोट है, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी। उदयन के पुत्र नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने पद से हटाकर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की उसके बेटे ने की। इस प्रकार सभी लोग अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो अगला वंश है शिशुनाग वंश, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। इस वंश के प्रमुख शासक शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने वैशाली को राजधानी बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। तो अगला शासक है कालाशोक। इसका समय है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। इसका नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काक वर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ।
इसी समय बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया, स्थविर तथा महासांगिक। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवड़ को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। बाणभट्ट के हर्षचरित में वर्णन मिलता है कि काकवड़ को राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहा था, उसी समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व में मृत्यु के बाद मगध पर 22 वर्षों तक लगभग 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। अगला वंश है नंद वंश। 344 ईसा पूर्व से 324 या 23 ईसा पूर्व तक इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। इस वंश के प्रमुख शासक महापद्मनंद, पहला शासक है महापद्मनंद। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था। इसमें महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। यह वर्णन किसमें मिलता है? पुराणों के अनुसार महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी इसका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद अगला शासक है धनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। ग्रीक लेखकों ने धनानंद को क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। धनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे, जिससे जनता असंतुष्ट थी। धनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य आया था। वह धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया। (322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य का चरमोत्कर्ष पहुंच गया। मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक हम जानते हैं कि ऐसा कौन से कारक रहे कि अन्य महाजनपद धीरे धीरे मगध में विलीन हो गए। तो देखते हैं सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिससे निम्न गंगा के मैदानों पर नियंत्रण संभव हो सका। तांबे और लोहे की खानों से निकटता, जो बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक थे। जलोढ़ मिट्टी का जमाव, जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता था। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी, जिससे शत्रु आसानी से हमला नहीं कर सकता था। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, अतः वह जल दुर्ग से सुरक्षित थी। दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। तो इस प्रकार भौगोलिक स्थिति, व्यापार, वाणिज्य और नगरों की सुरक्षा और हाथियों का उपलब्ध होना, सेना की मजबूती, यही सब कारण थे जिससे मगध का उत्कर्ष हो सका। तो ठीक है, ये रही वीडियो आपकी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।